हेलो एवरीवन, आई एम रवि कुमार। तो टारगेट इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो बात करेंगे आज हम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चंस यानी कि क्लास 12th के 2020 के पीवाईक्यू क्वेश्चंस की, जिसमें आपको एक कह सकते हैं एक बेस्ट अप्रोच के साथ हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया जाएगा और इससे आपको एक करेक्ट आइडिया मिलता है कि किस तरह से आप क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत कम समय में आप कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, चाहे वो वॉइस का क्वेश्चन हो या आपका ग्रामर के किसी भी टॉपिक से सवाल हो। तो हर एक टॉपिक के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी का यूज करेंगे जिससे हम उस सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप हर एक क्वेश्चंस के बेस्ट अप्रोच को नोटिस कीजिएगा स्टूडेंट कि हर एक क्वेश्चंस का बेस्ट अप्रोच क्या है। तो आइए हम लोग आज शुरू करते हैं 2000, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, 2020 आर्ट्स क्वेश्चन बैंक यानी 2020 के पीवाईक्यू क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट, आइए शुरू करें। सी हर्ट, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। सी हर्ट डैश योरसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ एंड हिमसेल्फ। यहां देखिए स्टूडेंट, आप देख पा रहे होंगे सेल्फ। एक्चुअल में सेल्फ का मीनिंग क्या होता है? स्वयं या खुद। इसका मतलब ये जितने भी आपको सेल्फ वर्ड मिल रहे हैं, ये जितने भी आपको सेल्फ दिख रहे हैं, ये दो तरीके के होते हैं, एक सिंगुलर होते हैं और एक प्लूरल होते हैं। तो देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूं ये सेल्फ होता क्या है स्टूडेंट। एक होता है सेल्फ और एक होता है सेल्फ्स। ठीक है, तो जो आप ये सेल्फ देख पा रहे हैं और सेल्फ्स देख पा रहे हैं, इस दोनों का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? इस दोनों का मीनिंग क्या होता है? स्वयं। सेल्फ मतलब भी स्वयं और सेल्फ्स मतलब भी स्वयं। ये हम लोग लगाते हैं सिंगुलर में और ये कहाँ लगाते हैं स्टूडेंट्स? हम लोग प्लूरल। सेल्फ का यूज कहाँ करते हैं? सिंगुलर में, और सेल्फ्स का यूज कहाँ करते हैं? प्लूरल में। जैसे सेल्फ से आप कोई किसी भी ऐसे प्रोनाउन की बात करेंगे जिसमें सिंगुलर का कॉन्सेप्ट होगा और सेल्फ्स आप उसमें लगाएंगे जिसमें प्लूरल प्रोनाउन की बात होगा। जैसे, और इस दोनों का मीनिंग, सेल्फ और सेल्फ्स, इस दोनों का मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट? स्वयं होगा। इस दोनों का मीनिंग क्या होगा? स्वयं। अब जैसा कि यहां देख सकते हैं आप जैसे सिंगुलर में क्या बोलते हैं? माई सेल्फ, ये सिंगुलर है। और देख लीजिए हर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये सब क्या है? आपका सिंगुलर है। अब देखिए प्लूरल, ऐसे प्रोनाउंस की बात करेंगे इसमें जो प्लूरल को बताता है। जैसे देखिए स्टूडेंट, योर सेल्फ्स होता है। ठीक है, यहां देख लेते हैं, आइए। योर सेल्फ्स होता है, योर सेल्फ्स होता है। दूसरा देखिए आवर सेल्फ्स होता है, आवर सेल्फ्स होता है। देम सेल्फ्स होता है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं सेल्स वाले वर्ड, ये जो आप देख पा रहे हैं सेल्स वाले वर्ड, ये जितने भी सेल्फ लिखे हुए वर्ड हैं, ये सारे के सारे किसमें आते हैं स्टूडेंट? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत। किसमें आते हैं ये वर्ड्स? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत। और ये जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप देख पा रहे हैं, यानी सेल्फ लग गया तो सिंगुलर और सेल्फ्स लग जाए तो प्लूरल। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में जो वर्ड दिया हुआ है वो आपका क्या दे रखा है? सी। यानी सी का मतलब हुआ, इसका मतलब ये सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन को बता रहा है। सी इज ए प्रोनाउन, है ना। सी इज ए पर्सनल प्रोनाउन। सी एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन का आप तो डेफिनेशंस भी जानते ही होंगे स्टूडेंट। सी इज ए प्रोनाउन। तो देखिए सी का जो आप यूज करेंगे वो इसमें ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा? तो सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, तो सी हर्ट हरसेल्फ। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सी हर्ट हरसेल्फ, यानी उसने अपने आप को चोट पहुंचाया। तो देखिए यहाँ पे सी है और यहाँ पे सी का अपना या स्वयं का क्या हो जाएगा? हरसेल्फ। तो याद रखिए सेल्फ और सेल्फ से बनने वाले शब्द एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं और इनका मीनिंग क्या होता है? स्वयं या खुद। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए स्टूडेंट, मान लीजिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन में, मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में सब्जेक्ट के रूप में यू रहता, तब आप आंसर्स में क्या लिखते? योर सेल्फ। तब आप आंसर्स में क्या लिखते? योर सेल्फ। सपोज मानिए आपके क्वेश्चन में यहां पे मान लीजिए लिखा रहता दे, सब्जेक्ट के रूप में। यहां क्वेश्चंस में सी की जगह सब्जेक्ट्स के रूप में सी की जगह मान लीजिए दे लिखा रहता, तब दे का स्वयं का क्या होता? देम सेल्फ्स हो जाता।
क्योंकि ये दे जो है वो किसको बता रहा है, वे लोग, पुल्लल को, इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे उसमें, देमसेल्व्स लगाते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए सी था, इसलिए सी का यहाँ पे देखिए, सी का अपना के लिए हम लोग कौन सा टर्म दे रहे हैं, हर सेल्फ। यदि यहाँ यू रहता तब क्या होता, योर सेल्व्स। तो अपना टर्म्स के लिए यहाँ पे सेल्फ वर्ड का यूज किया जाता है, एंड दीज आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यानी इनमें से जो आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कोई एक शब्द करेक्ट स्पेलिंग है। यानी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड का मतलब क्या होता है, सही स्पेलिंग वाले शब्द को चुनिए। यानी इसमें 4 ऑप्शंस में कोई एक ऑप्शंस में स्पेलिंग सही है, बाकी 3 वर्ड मीनिंग ऐसे हैं जिसमें स्पेलिंग रॉन्ग दिया हुआ है। तो आइए चेक करते हैं सही स्पेलिंग वाले टर्म्स कौन है आपके। तो इसमें देखिए सही स्पेलिंग WAIST, वेस्ट, ये बिल्कुल सही है। वेस्ट का मतलब क्या होता है, कमर। ये पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम दे रखे हैं। WAIST, वेस्ट का मतलब क्या होता है, कमर। और ये जो आप देख पा रहे हैं WEAST, WEAIST एंड WAEST, ये सभी क्या है आपके रॉन्ग स्पेलिंग है, ये इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, रेखा सिंग्स डैश। अब ऑप्शंस देखिए, लेस वेल, वेरी वेल, मोर वेल, मच वेल। रेखा सिंग्स, अच्छा आप मुझे बताइए, यहां पे दिया हुआ रेखा सिंग्स, तो सिंग्स कौन सा वर्ब है यहां, तो सिंग्स यहां वर्ब 5 है, और वर्ब 5 कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट एंड इंडेफिनिट टेंस। तो रेखा सिंग्स का हिंदी क्या होगा, रेखा गाती है। अब देखिए इस क्वेश्चंस को आप लैंग्वेज से बनाइए, क्योंकि जिस क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन से ये ना पता चले कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से दिया हुआ है, इंग्लिश ग्रामर में कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से दिया हुआ है, यदि आपको ये पता नहीं चल रहा है तो आप उसमें लैंग्वेज मेथड, बाय ऑप्शन मेथड का यूज करके क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं इजीली। जैसा कि आप इसमें देखिए केवल लिखा हुआ है चूज द करेक्ट ऑप्शंस। अब पता ही नहीं है ये किस चैप्टर से है। जैसे मान लीजिए लिखा रहता चूज द करेक्ट वॉइस, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, तो हम समझते चलिए इसमें कुछ आप रूल्स लगा सकते हैं या स्ट्रक्चर्स लगा सकते हैं, बट इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है कि ये किस चैप्टर से है। हाँ, कई बार आप ऑप्शन से भी बनाते हैं, तो यही बात मैं कह रहा हूं कि जब क्वेश्चंस में चैप्टर डेफिनेट ना दिया हो कि किस चैप्टर से दिया हुआ है, किस टॉपिक से दिया हुआ है क्वेश्चन, तो आप वैसे केसेस में क्या करेंगे, बाय ऑप्शंस बनाइए। क्वेश्चंस को किससे बनाइए, बाय ऑप्शन, यानी बाय ऑप्शन लैंग्वेज मेथड से, बाय ऑप्शन लैंग्वेज मेथड से सवाल को सॉल्व कीजिए। यानी लैंग्वेज का यूज कीजिए और हर ऑप्शंस को रख के वन बाय वन हर एक ऑप्शंस को रख के 1 बाय 1 चेक कीजिए कौन सा बेस्ट हिंदी ले रहा है। जो आपका बेस्ट हिंदी होगा वही आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो जैसा देखिए इस सवाल को करते हैं, रेखा सिंग्स लेस वेल, रेखा गाती है कम अच्छा, रेखा सिंग्स वेरी वेल, रेखा बहुत अच्छी तरह से गाती है, तो रेखा सिंग्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वेरी वेल। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे वेरी वेल का क्या कॉन्सेप्ट है, तो मैं आपको बता दूं, वेल जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ जो आप वेल देख पा रहे हैं वो है क्या, तो वेल एक एडवर्ब है, वेल एक क्या है, एडवर्ब है, जबकि गुड क्या है, एक एडजेक्टिव है। गुड क्या है स्टूडेंट, एक एडजेक्टिव। वेल एक एडवर्ब है और गुड एक क्या है, एडजेक्टिव, और दोनों का मीनिंग क्या होता है, अच्छा। वेल मतलब भी अच्छा और गुड मतलब भी अच्छा, लेकिन गुड का यूज कब करते हैं, जब किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या बताना हो, विशेषता बताना हो। यानी एडजेक्टिव का हो गया, गुड क्या हो गया आपका यहाँ, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव का यूज कब करते हैं, जब किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना हो। जैसे ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। राहुल इज ए गुड बॉय, राहुल एक अच्छा लड़का है। तो आप कह सकते हैं वहां पे नाउन की विशेषता बताई जा रही है। बट यहां जो आप वेल देख पा रहे हैं ये एक एडवर्ब है, और एडवर्ब ये जो वेल है ये कौन से एडवर्ब के टाइप में आएगा, तो ये आएगा एडवर्ब ऑफ मैनर में, जो कार्य करने के तरीके को बता रहा है। तो यहां वेल का मतलब अच्छा होगा,
लेकिन ये किसको बता रहा है? कार्य करने के तरीके को। जैसे आप बोल सकते हैं सेंटेंस के रूप में, ही ड्राइव्स वेरी वेल, यानी वह बहुत अच्छी तरह से गाड़ी चलाता है। सी सिंग्स वेल, वह अच्छी तरह से गाती है। सी राइट्स वेल, वह अच्छी तरह से लिखती है। यानी यहाँ वेल जो है वो उसके कार्य करने के तरीके को बता रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वेल, ये जो आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है वेल और गुड में डिफरेंस समझ आया होगा। गुड किसी की विशेषता के लिए यूज किया जाता है, जबकि वेल का यूज कहाँ करते हैं? किसी कार्य करने, किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य के तरीके का सेंस होता है कि वह व्यक्ति किस तरीके से किसी कार्य को कर रहा है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, रेखा सिंग्स वेरी वेल। रेखा बहुत अच्छी तरह से गीत गाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहां देखिए आपको कितने सेंटेंसेस दिए हुए हैं, 4, और इस सभी में आप नोटिस कीजिए ही इज द ऑनर्ड मैन, ही इज ए ऑनर्ड मैन, ही इज ऑनरेबल मैन एंड ही इज एन ऑनरेबल मैन। इन सभी क्वेश्चंस में एक बात कॉमन है, सब में आर्टिकल आया है, द, ए और एन। अब इस सवाल को समझने के लिए आप आर्टिकल्स को थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आसानी से कर पाएंगे इस क्वेश्चंस को। देखते हैं क्या कहता है रूल्स। देखिए, ही इज द, अब देखिए द कब लगता है? तो द यहां लगता है, यहां जैसे यहां पे द लिखा हुआ है, ही इज द ऑनर्ड मैन, तो द यहां पे इस केस में नहीं लग सकता है। वह चूंकि द कब लगता है, तो द लगाते हैं हम लोग कब? सुपरलेटिव डिग्री से पहले, सुपरलेटिव डिग्री से पहले। तो ये कोई सुपरलेटिव डिग्री है नहीं जो हम द लगाएंगे, तो ये ऑप्शंस इनकरेक्ट है। ही इज ऑनर्ड मैन, पहले तो ये बताइए ऑनर्ड कौन सा साउंड ले रहा है? वॉवेल साउंड ले रहा है या कॉन्सोनेंट ले रहा है? तो ऑनर्ड में हमारा क्या है? ऑनर्ड में हमारा एच साइलेंट है, और जब एच साइलेंट है तो ये ऑनर्ड बोलेंगे। यानी यहां एच जब साइलेंट है, एच जब यहां साइलेंट है तो ये कौन सा साउंड ले रहा है? वोवेल साउंड। ऑनर्ड, ऑनर्ड कौन सा साउंड ले रहा है? वोवेल साउंड। और आप सभी को इतनी छोटी सी बात है ये कि वोवेल साउंड में क्या लेता है? तो वोवेल साउंड में हमेशा क्या लेता है? एन। और जबकि कॉन्सोनेंट साउंड की बात करें, कॉन्सोनेंट साउंड की बात करें तो कॉन्सोनेंट साउंड में क्या यूज किया जाता है? तो कॉन्सोनेंट साउंड में हम लोग क्या यूज करते हैं? ए। तो यहाँ पे ऑनर्ड की बात हो रही है, तो ही इज ऑनर्ड मैन। आप मुझे बताइए वोवेल साउंड में एन लगता है, एन लगता है, और यहां ए दे रखा है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शंस। नेक्स्ट ऑप्शंस में क्या? तो देखिए नेक्स्ट ऑप्शन में है ही इज ए ऑनरेबल मैन। अब यहां भी देखिए है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एच यहाँ पे साइलेंट है और ऑनरेबल है, तो ऑनरेबल एक वोवेल साउंड ले रहा, तो यहाँ ओ जो है वोवेल साउंड है, तो उसके अकॉर्डिंग एन लगना चाहिए, लेकिन यहाँ ए है। लास्ट देखते हैं ऑप्शन, ही इज एन ऑनरेबल मैन, वह एक ऑनरेबल मैन है, यानी वह एक कह सकते हैं आदरणीय व्यक्ति हैं। इसका मतलब एन यहां हो सकता है, चूंकि एच साइलेंट है, और एच साइलेंट है, यहां पे एच आपका साइलेंट है, देख सकते हैं एच साइलेंट है, तो यहाँ पे ऑनरेबल जो है वो कौन सा साउंड ले रहा है? फर्स्ट साउंड ऑनरेबल, यानी ये वोवेल साउंड ले रहा है, और वोवेल साउंड के साथ हम क्या लगाते हैं? एन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ही स्पोक, उसने कहा, विथ ए लाउड वॉइस, एक ऊंचे स्वर के साथ। देखिए विथ जो है वो अपना मीनिंग के साथ भी लेता है, से भी लेता है जनरली। तो उसने कहा, चूंकि यहाँ पे स्पोक जो है वो कौन सा वर्ब है? वर्ब टू, मीन्स टू से पास्ट टेंस। स्पोक यहाँ वर्ब टू है, यानी पास्ट टेंस। उसने कहा एक ऊंचे स्वर के साथ या एक ऊंचे स्वर से। अब इसे देखते हैं, उसने कहा एट ए लाउड वॉइस, इन ए लाउड वॉइस एंड टू ए लाउड वॉइस। अब यहां देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इन ए लाउड वॉइस, यानी उसने कहा एक ऊंचे स्वर में।
यानी इसको आप लैंग्वेज से कीजिए, आसानी से बनेगा। ठीक है, आप कहेंगे सर एट भी हो सकता है क्या, ऑप्शन नंबर बी। उसने कहा एक ऊंचे स्वर में, क्योंकि एट का मीनिंग भी तो में ही होता है ना, में और पर, और इन मतलब भी सर में होता है, तो एट, ये ऑप्शंस बी क्यों नहीं होगा? तो ऑप्शंस बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि एट का यूज जो किया जाता है वो एग्जैक्ट लोकेशन में, एग्जैक्ट लोकेशंस में और भी जगह पे इसका यूज किया जाता है, कीमत बताने में, चाल बताने में, किसी गाड़ी की चाल बताने में, कीमत बताने में भी इसका यूज किया जाता है। आप कोई व्यक्ति किसी वर्क में बिजी है, वहां भी यूज करते हैं हम लोग एट का। तो एट का यूज इन सभी जगहों पे करते हैं। यहां पे बोलने की बात हो रही है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, इन ए लाउड वॉइस, यानी उसने कहा एक ऊंचे स्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी सही वाक्य को चुनिए। तो आइए देखते हैं, ही इज द बेटर स्टूडेंट। देखिए बेटर कौन सा डिग्री है, तो बेटर एक कंपैरेटिव डिग्री है। बेटर इज से डी यानी कंपैरेटिव डिग्री, कैसे पता चला, ईआर से। अब यहां देखिए बेस्ट, बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, और आपको भी थोड़ी देर पहले बताए थे कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगता है, द। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, यानी वह क्लास का सबसे अच्छा विद्यार्थी है। अब मैं थोड़ी सी इसके डिग्री की बात कर लूं कि बेटर और बेस्ट जो है वो कौन से फॉर्म में है, तो इसका पॉजिटिव फॉर्म क्या होगा। यानी डिग्री की बात करें तो एक होता है पॉजिटिव डिग्री, एक कंपैरेटिव डिग्री, और एक आपका होता है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो यहां देखिए एक वर्ड है गुड, गुड का कंपैरेटिव क्या होता है, बेटर, और गुड का सुपरलेटिव फॉर्म क्या होता है, बेस्ट। चलिए, तो ये हो गया गुड, बेटर, बेस्ट। पॉजिटिव डिग्री का यूज कब करते हैं, तो पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं एक के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए, जैसे ही इज ए गुड बॉय, राहुल इज ए गुड बॉय। तो जब एक के बारे में आपको उसकी विशेषता बताना हो तो अब आप पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री का भी यूज करते हैं जब दो के बीच तुलना करना हो, जब किसी टू पर्संस या टू थिंग्स के बीच आपको कंपैरिजंस करवाना हो, जैसे राहुल इज बेटर देन श्याम, राहुल श्याम से बेहतर है, तब आप किसका यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री का। तो सुपरलेटिव डिग्री कब लगता है, सुपरलेटिव डिग्री लगता है दो से प्लस, दो से प्लस यानी दो से अधिक व्यक्ति के बीच जब तुलना की जाए। जैसे मैंने कहा कि मोहन इज द बेस्ट बॉय, मोहन इज द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, यानी मोहन क्लास का सबसे अच्छा विद्यार्थी है। इसका मतलब मोहन की तुलना क्लास में सभी लड़कों से हो रही है, या मोहन की तुलना यहाँ क्लास के सभी स्टूडेंट से हो रही है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग दो से अधिक के बीच तुलना करने में किया जाता है। तो इस हिसाब से देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, वह क्लास का सबसे अच्छा स्टूडेंट है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 7 देखिए, आई थैंक यू, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। चूंकि यहां वर्ब वन है, और वर्ब वन का मीनिंग क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इट मींस टू से, आप कह सकते हैं कि आई थैंक यू, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, प्रेजेंट टेंस वर्ब वन। अब मैं आपको धन्यवाद देता हूं हर्टेड। अब हर्टेड क्या होता है, हर्टेड का तो कुछ मीनिंग नहीं होता, हर्ट का तो मीनिंग होता है दिल, बट हर्टेड मीनिंग कुछ नहीं लेता है, यहाँ पे यहां नहीं ले सकता है आई थैंक यू हर्टेड, आई थैंक यू हर्टली। ये देखिए हर्टली का मतलब क्या होता है, तो हर्टली का मतलब कह सकते हैं दिल से, दिल से। इसका मतलब आई थैंक यू हर्टली, मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूं। तो देखिए जो हर्टली वर्ड मीनिंग है, इसका मतलब हो गया, इसका जो मीनिंग हो गया फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। ठीक है, तो आई थैंक यू हर्टली मतलब मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूं। तो ये क्वेश्चन लैंग्वेज से बनेगा, आई थैंक यू हर्ट। अब हर्ट तो मीनिंग करेक्ट नहीं लेगा लैंग्वेज से, तो ये क्वेश्चन भी लैंग्वेज से बन गया।
चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब इस क्वेश्चन को देखिए, 50 रुपीज इज नॉट मच, 50 रुपीज बहुत ज्यादा नहीं है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब आप कहेंगे डायरेक्ट सर आपने ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दिया, तो मैंने डायरेक्ट इसलिए करेक्ट इसे टिक किया, ऑप्शन नंबर ए को देखते के साथ मैंने टिक आउट कर दिया कि ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर हो। बिकॉज इसके एक ये जो क्वेश्चन है ये सिंटैक्स के रूल्स हैं, जिसे आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। इसका रूल्स क्या है आइए समझते हैं, तब आपको भी समझ आ जाएगा कि मैंने क्वेश्चंस को देखते के साथ ही कैसे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 को सही करेक्ट कर दिया, मतलब सही टिक आउट कर दिया। आइए देखते हैं रूल्स क्या है। तो यहां मैं रूल्स की बात कर लूं, रूल्स क्या है, समय, दूरी, मनी जिसे आप रुपीस कहते हैं, ठीक है, और क्या आ जाएगा आपका मात्रा, वजन। इन सभी के साथ कौन सा वर्ब लगता है, हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है। इन सभी के साथ कौन सा वर्ब लगता है, सिंगुलर वर्ब। तो यहां मनी की बात हो रही है, क्वेश्चन में किसकी बात हो रही है, मनी की बात हो रही है, 50 रुपीज पैसे की बात हो रही है। तो मनी की बात हो रही है, इसका मतलब मनी में आप कौन सा वर्ब देख पा रहे हैं, सिंगुलर वर्ब। और सिंगुलर वर्ब किसे कहा जाता है, इज को, वाज को, हैज को, एम को, जो कि और डज और वर्ब 5 को। जबकि प्लूरल वर्ब आपका आर, हैव, डू, वर्ब 1 ये सभी आपके क्या कहलाते हैं, प्लूरल वर्ब। तो आप मुझे बताइए 50 रुपीज के साथ इज दिया है जो कि ये क्या है, सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। तो 50 रुपीज इज नॉट मच, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। आप कहेंगे सर यहाँ वॉज भी तो है, भाई वॉज है लेकिन यहाँ नो दे दे यहाँ, इसलिए ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। He is dash to buy a flat। अब यहां देखिए is rm अपने साथ कौन सा वर्ब लेता, gone, went, going या go। तो सबको पता है कि is rm ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है स्टूडेंट, is rm अपने साथ क्या लेता है, वर्ब 4। तो हम कह सकते हैं is rm अपने साथ क्या लेता है, तो is rm अपने साथ वर्ब 4 लेता है, जो कि कौन से टेंस को बताता है, पीसी यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बताता है। तो आप मुझे बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ही इज गोइंग टू बाय ए फ्लैट, यानी वह एक फ्लैट खरीदने जा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ही वेंट डैश कॉलेज एट, टू, इन, बाय। और क्वेश्चंस क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशंस। मैं इससे पहले वाले भी कुछ वीडियोस में बताया हूं कि प्रेपोजिशंस के क्वेश्चंस को आप कैसे बनाते हैं, लैंग्वेज से। तो आइए प्रेपोजिशंस के क्वेश्चंस को मैंने किससे कहा है बनाने, लैंग्वेज से। और लैंग्वेज से आप कैसे बनाएंगे, बाय ऑप्शन मेथड से। लैंग्वेज के कहने का सेंस यहाँ किससे है, बाय ऑप्शन, यानी बाय ऑप्शन मेथड का यूज करके लैंग्वेज से आप सवाल को हल कर सकते हैं जब क्वेश्चंस में प्रेपोजिशंस की बात कर रहा होगा। तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या कहता है। He went dash college, आपको भी पता है कि went अपने साथ क्या लेता है, टू लेगा। He went to college, वह कॉलेज की ओर गया। अब आप कहेंगे डायरेक्ट आपने टू टिक किया, क्योंकि ये गो का वर्ब 2 फॉर्म है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, गो, वेंट, गॉन। वर्ब 4 और वर्ब 5 भी लिख देता हूं, गोइंग और गोस। तो आपने पढ़ा था कि आई गो टू कॉलेज, ऐसा आपने बहुत सारे जगहों पे देखा होगा कि आई गो टू कॉलेज, जैसे मैं कॉलेज जाता हूं, इसका ट्रांसलेशन, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा, आई गो टू कॉलेज, यानी गो अपने बाद टू लेता है। उसी तरह से आप देख सकते हैं कि वेंट भी अपने साथ क्या लेगा, टू लेगा, कि ही वेंट टू कॉलेज, क्योंकि ये गो का ही क्या है, ये गो का ही वर्ब 2 फॉर्म है, इसीलिए ही गोज टू कॉलेज या आई गो टू कॉलेज। उसी तरह गो का वर्ब टू वेंट है, तो ही वेंट टू कॉलेज। एक्चुअल में टू का मीनिंग क्या होता है, तो टू का मीनिंग क्या होता है ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो आप टू देखते हैं गो के बाद लिखा हुआ, इसका मीनिंग होता है की ओर। जैसे कहीं पे लिखा हुआ आई एम गोइंग टू कॉलेज, एग्जाम्पल्स के रूप में,
तो आई एम गोइंग टू कॉलेज कहीं पे लिखा हुआ है, इसकी शुद्ध हिंदी होगी स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू कॉलेज, मैं कॉलेज की ओर जा रहा। यानी वहां टू का मीनिंग क्या होता है, की ओर। याद रखिए टू का भी एक अपना यहां मीनिंग होता है, की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट यू डू डैश मी। अब इस क्वेश्चन में देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो इसका मतलब ये एफर्मेटिव सेंटेंस ही है। आप ज्यादातर लोगों को लगता है कि व्हाट शुरू में है तो ये WH क्वेश्चन है, सवाल पूछ रहा, जैसे व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी होना चाहिए था, लेकिन इसमें तो नहीं है, इसका मतलब ये WH क्वेश्चन नहीं है। समझते हैं व्हाट यू डू का यहां हिंदी मीनिंग क्या होगा, आप जो करते हैं, डैश मी डज नॉट कंसर्न मी, आप जो करते हैं डज नॉट कंसर्न मी, कंसर्न का सेंस यहां किससे है, मतलब से, आप जो करते हैं डज नॉट कंसर्न मी, मुझे कोई मतलब नहीं। अब ऑप्शन ए ही क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि ये आपका WH क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि लास्ट में फुल स्टॉप है, इसका मतलब यहां पे WH वर्ड शुरू में है, फिर भी हम इसे WH क्वेश्चन नहीं कहेंगे, क्योंकि यहां लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता, तब आप इसे WH क्वेश्चन कह सकते थे। तो यहां पे व्हाट का मतलब क्या नहीं होगा, व्हाट यू डू, आप जो करते हैं, डज नॉट कंसर्न मी, मुझे उससे कोई मतलब, मुझे उससे मतलब नहीं है। तो ये लैंग्वेज से बना क्वेश्चन, याद रखिए, आप इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिए फुल स्टॉप्स को, और हर एक जितने भी मान लीजिए आपके सिंबल होते हैं, जैसे क्वेश्चन मार्क का, फुल स्टॉप्स का, तो आप एग्जाम में हर एक पॉइंट्स को देखिए। जल्दबाजी में कई बार स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, चिन्ह नहीं देखते, उन्हें लगता है WH वर्ड शुरू में है तो यह WH क्वेश्चन ही होगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए कई स्टूडेंट्स में कॉम्प्लेक्स कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डॉग इज लाइंग ऑन द फ्लोर, यानी द डॉग इज लाइंग ऑन द फ्लोर डैश टेबल, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन। फिर से आ गया प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशंस के लिए मैंने क्या कहा था, लैंग्वेज बाय ऑप्शंस, यानी बाय ऑप्शंस, यानी हर ऑप्शंस को यहां रखिए, ऑप्शंस ए रखकर हिंदी निकालिए, फिर ऑप्शंस बी रखकर हिंदी निकालिए, ऑप्शन सी को रख के हिंदी निकालेंगे, और ऑप्शन डी को रख के, जो हिंदी एक बेस्ट सुटेबल हिंदी फॉर्म आएगा लैंग्वेज से, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहां पे द डॉग इज लाइंग ऑन द फ्लोर, यानी कोई डॉग है जो फर्श पर पड़ा हुआ है, डैश द टेबल। अब यहां देखिए इन का मीनिंग क्या होता है, इन का मतलब में होता है, ऑन का मतलब पर या को होता है, इनटू मतलब में, और ये गतिशीलता में लगता है, ये कहां लगता है, गतिशीलता में, और इस इन का मतलब ये स्थिर अवस्था में लगता है, अंडर का मतलब के नीचे। अब हर एक ऑप्शंस को रख के चेकआउट करते हैं। द डॉग इज लाइंग ऑन द फ्लोर, यानी डॉग जो है फर्श पर पड़ा हुआ, डैश द टेबल, टेबल में, टेबल पर या को, टेबल में या टेबल के नीचे, डॉग जो है वो फर्श पर पड़ा है टेबल के नीचे, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आप कहेंगे सर यहाँ टेबल में भी हो सकता है, भाई डॉग ऑलरेडी फर्श पर है, और जब फर्श पर है तो फिर टेबल में कैसे हो जाएगा, टेबल में नहीं हो सकता है ना, डॉग तो ऑलरेडी फर्श पे है, तो डॉग इज लाइंग ऑन द फ्लोर अंडर द टेबल, यानी टेबल के नीचे है डॉग, फर्श पर, ये कॉन्सेप्ट है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब यहां देखिए दो ऑप्शंस में कंफ्यूज नहीं होना आपको, ऑप्शन ए और सी में दोनों का सेम मीनिंग है। तो ये कहां लगता है, स्थिर अवस्था में इन, और इनटू कहां लगता है, गतिशील अवस्था में। तो जैसे देखिए आप एग्जांपल्स के तौर पे बोल सकते हैं, एग्जांपल्स के तौर पे बोल सकते हैं कि आई एम इन द क्लासरूम, मैं क्लासरूम में हूं, इसका मतलब स्थिर अवस्था में। और दूसरा जो आप इनटू देख पा रहे हैं, यह गतिशील अवस्था में लगता है, जैसे आई कैम इनटू माय क्लासरूम, मैं अपने क्लासरूम में आया, इसका मतलब आया, इसका मतलब आप में एक गति था जब आप क्लासरूम में प्रवेश किए। एक और एग्जांपल है, द फ्रॉग जंप्ड इनटू द रिवर, मेढक नदी में कूद गया, तो जब मेढक नदी में कूदेगा तो उसमें गति था।
और गति था इसलिए हम लोग उसमें क्या लगा दिए इनटू, और स्थिर अवस्था की बात जहां होगी वहां पे क्या लगाएंगे मे के सेंस में इन। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश शी ट्रेवल विथ अस यस्टरडे। अब क्वेश्चंस को आप देखिए, यस्टरडे एक पास्ट टाइम को बताने वाला वर्ड है। यस्टरडे किसको बताने वाला वर्ड है? एक पास्ट टाइम्स को। तो पास्ट टाइमिंग वर्ड में कौन सा वर्ब लगता है आइए जानते हैं। यस्टरडे, लास्ट, एगो, पास्ट और एक प्रीवियस, इन सभी के साथ कौन सा वर्ब लगता है? इन सभी के साथ कौन सा वर्ब लगेगा? इन सभी के साथ हम लोग कौन सा वर्ब लगाएंगे? वर्ब टू। क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये जितने भी वर्ड आप देख पा रहे हैं ये पास्ट टेंस को बताने वाले वर्ड हैं। यस्टरडे बीता हुआ कल, लास्ट नाइट लास्ट डे अंतिम दिन अंतिम रात, ये भी पास्ट टाइम को बताएगा। एगो बहुत पहले, ये भी पास्ट टाइम को बता रहा है। पास्ट मतलब तो होता ही है, पास्ट मतलब बीता हुआ समय, प्रीवियस मतलब पहले। यानी ये जितने भी टर्म्स देख रहे हैं आप, ये सारे के सारे टर्म्स क्या हैं आपके? ये जितने भी टर्म्स मैंने यहां लिखा है ये सभी टर्म्स क्या हैं आपको? पास्ट टेंस को बता रहे हैं, पास्ट एंड डेफिनेट टर्म्स को बता रहे हैं। इसीलिए हम लोग इसमें क्या लगाते हैं? वर्ब टू। तो यस्टरडे को देखकर हम लोग क्या लगाएंगे? वर्ब टू। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो डिडंट इसमें क्या है आपका? वर्ब टू है। डू का वर्ब टू क्या होता है? डिड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डिडंट। डिडंट शी ट्रेवल विथ अस यस्टरडे, यानी क्या वह हमारे साथ कल यात्रा नहीं की थी, है ना? क्या वह हमारे साथ जो है कल यात्रा नहीं की थी। इसका मतलब है यहाँ पे पास्ट टेंस की बात है। ये देखिए डज जो है वो वर्ब 5 होता है, ठीक है? या आप इसे हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहां देख सकते हैं। ये यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ये यहाँ डज किस रूप में? हेल्पिंग वर्ब के रूप में। लेकिन ये तो प्रेजेंट में आता है डज। कैन भी प्रेजेंट टेंस में आता है, चूंकि कैन का अर्थ सकता है और मे का अर्थ भी सकता है। तो है आ गया, तो इसका मतलब ये कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट टेंस। कैन और में सकता है प्रेजेंट टेंस, और डज कहां लगता है? ये भी प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में। और क्वेश्चन है पास्ट में, इसलिए हम लोग आंसर भी कौन से मतलब आंसर्स भी हम लोग कौन से टेंस में लेंगे? जो ऑप्शंस लेंगे वो हेल्पिंग वर्ब कौन सा होना चाहिए? पास्ट टेंस वाला। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। ही इज स्ट्रॉन्ग, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशंस का मतलब क्या होता है? मिलाना। और कॉम्बिनेशंस का सवाल जब भी दे तो कॉम्बिनेशंस का मतलब है ये कंजक्शंस का सवाल है, जिसमें दो अलग अलग सेंटेंस होते हैं और उसको आपको किसी वर्ड्स के थ्रू, यानी किसी एक वर्ड के थ्रू जो ज्वाइंट करे दो सेंटेंस को, उसके थ्रू आपको दो अलग अलग सेंटेंस को ज्वाइंट करना होता है, मिलाना होता है। जैसे एग्जांपल्स में बहुत सारे सेंटेंसेस आते हैं। जैसे इफ एक ऐसा कंडीशनल सेंटेंस माना जाता है जिससे आप दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ते हैं। जैसे इफ यू कम टू मी, यदि तुम मेरे पास आते हो, आई शैल कम टू यू, तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा। तो यहाँ इफ क्या कर रहा है? दो अलग अलग सेंटेंस को कंबाइंड कर रहा है। तो कॉम्बिनेशंस का मतलब ही होता है दो अलग अलग सेंटेंस को मिलाना, यानी जोड़ना, जो कंजक्शंस के टॉपिक में आता है। तो देखिए दो अलग अलग सेंटेंस है। ही इज स्ट्रॉन्ग, वह स्ट्रॉन्ग है, वह मजबूत है। ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, वह इस बक्से को उठा सकता है। दोनों को कंबाइन कर दीजिए, he is strong enough to lift this box, यानी वह इस बक्से को उठाने के लिए पर्याप्त मजबूत है, पर्याप्त स्ट्रांग है। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। बी क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्ट्रांग इज दिया है, अब ही तो है ही नहीं इसमें, इसलिए ये इनकरेक्ट होगा, सब्जेक्ट तो है ही नहीं। द बॉक्स कैन बी लिफ्टेड बाय हिम, ये तो इसका पेसिव वॉइस बना दिया। बाय के बाद ऑब्जेक्ट दे दिया तो ये तो पेसिव वॉइस बना दिया। अब ये देखिए लिफ्टेड बाय हिम, कैन बी द बॉक्स, इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है ही, और ना ही आपको इसमें स्ट्रॉन्ग वर्ड दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी भी कैंसिल हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ही भी दे रखा है, स्ट्रॉन्ग भी है, लिफ्ट भी है, बॉक्स भी है, तो वर्ड्स भी मिलने चाहिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यू आर डैश द पुअर। अब देखिए इस आर में अपने साथ कौन सा वर्ब लेता है? वर्ब 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यू आर हेल्पिंग द पुअर, यानी आप गरीब की मदद कर रहे हैं। क्या होगा इसका हिंदी? आप गरीब की मदद कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं।
अब इस क्वेश्चंस को देखते हैं। ऑल डैश हरी वेयर प्रेजेंट, तो यहां देखिए हरी के बाद वेयर आ रहा, एक बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है। हरी के बाद वेयर आ रहा है, इसका मतलब हरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लिया, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है वो ऑल के अकॉर्डिंग वेयर ले रहा। इसका मतलब यहां जो हरी के पास में जो शब्द आएंगे वो क्या आएंगे समझते हैं। एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, एक्सीड और एक्सेप्ट, इनके मीनिंग्स को जानते हैं और इनके मीनिंग्स के थ्रू बाय ऑप्शन मेथड से इसे हम लोग सॉल्व करेंगे लैंग्वेज से, तभी जाके ये सवाल पता चलेगा कि कौन सा वर्ड यहाँ सुटेबल फिट होगा। और मीनिंग कौन सा क्वेश्चंस का, मतलब प्रत्येक वर्ड मीनिंग को यहाँ रख के चेक करेंगे ऑप्शन से और देखेंगे कौन सा ऑप्शन क्या मीनिंग ले रहा। जो मीनिंग सुटेबल होगा इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वही आपका क्या होगा, इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर होगा। तो आइए देखते हैं मीनिंग क्या है इसको। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना, और एक्सपेक्ट का मतलब क्या होता है, उम्मीद करना। एक्सीड मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना। एक्सीड का मतलब क्या होता है, तो एक्सीड का मतलब होता है आगे बढ़ना। और एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, के अलावे, के अलावे। ठीक है, तो ये देखिए यहां पे कौन सा वर्ड सुटेबल होगा, तो हर एक ऑप्शंस को रख के चेक आउट कर लेते हैं। ऑल एक्सेप्ट हरी वेयर प्रेजेंट, अब सभी हरी स्वीकार करते हैं प्रेजेंट, ये तो इनकरेक्ट ऑप्शन है भाई। ऑल एक्सपेक्ट हरी, यानी सभी हरी से क्या करते हैं, प्रेजेंट की उम्मीद, ऐसा भी बोलना गलत है। ऑल एक्सीड हरी, यानी सभी हरी को आगे बढ़ाते हैं प्रेजेंट थे, ऐसा भी नहीं ले रहा हिंदी। अब ये लिखते हैं ऑल एक्सेप्ट हरी, यानी यदि आप यहां एक्सेप्ट रखते हैं, यदि आप यहां एक्सेप्ट रखते हैं तो देखिए हिंदी क्या होगा, सभी हरी के अलावे, सभी हरी के अलावे, सभी हरी के अलावे क्या थे, प्रेजेंट थे, सभी हरी के अलावे प्रेजेंट थे। तो देखिए यहां पे करेक्ट आंसर क्या आया, जो आपका लैंग्वेज आ रहा है बेस्ट, वो क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी, सभी हरी के अलावे प्रेजेंट थे। The man can dash me, choose the correct preposition, prepositions के क्वेश्चंस वो लैंग्वेज से बनाइए। The man can dash me, अब यहां देखिए ऑफ का मीनिंग क्या होगा, तो ऑफ का मीनिंग क्या होता है, का, की के। सिंस का मतलब क्या होता है, से, और एक अर्थ होता है सिंस का मतलब जब से, दोनों अर्थ होता है। टुवार्ड नहीं टुवार्ड्स होता है, यहाँ थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, यहाँ टुवार्ड्स होना चाहिए था। टुवार्ड्स का मीनिंग क्या होता है, की ओर। और एक दे रखा है इनटू मतलब में, ये अभी थोड़ा देर पहले इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था कि इनटू मतलब में, ये गतिशील अवस्था में लगता है। ये कहां लगता है, गतिशील अवस्था में। अब यहां देखते हैं लैंग्वेज बाय ऑप्शंस मेथड से बनाइए प्रेपोजिशंस, बहुत ही इजीली समझ आएगा और तुरंत बन भी जाता है। द मैन कैम डैश मी, यानी व्यक्ति आया था, कैम यहाँ कौन सा वर्ब है, वर्ब टू, यानी पास्ट टेंस। व्यक्ति आया था मेरे का या मुझे का, ये इनकरेक्ट हिंदी है। व्यक्ति आया था मुझसे या मुझ सब से, भाई सिंस तो तब लगता है जब टाइमिंग वर्ड इसके बाद दिया हो, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस ट्यूसडे, ऐसा लगता है, यानी फिक्स टाइम में सिंस का यूज करते हैं। द मैन कैम डैश मी, भाई द मैन कैम टुवार्ड्स मी, ये करेक्ट है, यानी आदमी आया था मेरी ओर, यानी आदमी मेरी ओर आया था। अब डी रख लो, आदमी आया था मेरे में, अब ये इनटू भी इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो आदमी मेरी ओर आया था, ऑप्शन नंबर सी इज फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स। अब यहां देखिए कैंडिडेट्स, एक जो यहां मैं ऑप्शंस देख पा रहा हूं हेल्पिंग वर्ब पे बेस्ड है ये क्वेश्चन, तो कैंडिडेट्स यहां कौन सा नाउन है, तो कैंडिडेट्स आप कह सकते हैं कि यहां पुल्लल नाउन है, और आपको भी पता है पुल्लल नाउन कौन सा वर्ब लेगा, तो पुल्लल नाउन पुल्लल वर्ब लेगा। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे पुल्लल वर्ब कौन सा है, भाई ही तो होगा नहीं, कैंडिडेट्स खुद सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट्स कहां से आएंगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दो सब्जेक्ट्स नहीं आएंगे। कैंडिडेट्स को यदि आप यहाँ पे सब्जेक्ट्स मान रहे हैं, यानी अधिकांशतः उम्मीदवार, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स का हिंदी क्या हो गया, अधिकांशतः उम्मीदवार। हैविंग पास्ट,
अब हैविंग के बाद वर्ब 3 का कॉन्सेप्ट ठीक है, आता है, लेकिन ये आपके क्वेश्चंस के शुरुआत में आता है हैविंग पास्ट, ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट है। हाँ, हैव पास्ट ठीक है, हैव प्लूरल वर्ब होता भी है और हैव के बाद हमेशा वर्ब 3 आता भी है। तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हैव पास्ट, यानी अधिकांशतः विद्यार्थी क्या, अधिकांशतः कैंडिडेट्स क्या हो चुके हैं, पास हो चुके हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। विल पास्ट नहीं होता है क्योंकि विल के बाद बी आता है और तब आता है वर्ब 3। ये कौन से रूल से आता है, तो पेशिव वॉइस के स्ट्रक्चर से। पेशिव वॉइस के स्ट्रक्चर्स में आपका क्या आता है, शैल विल के बाद बी और बी के बाद वर्ब 3। तो यहां बी नहीं था इसलिए वर्ब 3 भी विल के बाद बोलना गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, डैश योर वर्क केयरफुली। ऑप्शंस में देखते हैं डू, वॉज, हैव और बी। कि यदि मैं डू रखता हूं लास्ट में, देखिए यहां क्वेश्चन मार्क नहीं है, आप ये मत समझिएगा कि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, नहीं, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये आपका एक प्रकार से कैसा सेंटेंस कह सकते हैं, डू योर वर्क केयरफुली। दिस इज इंपरेटिव सेंटेंस, ये एक इंपरेटिव सेंटेंस जो क्या कर रहा है, डू योर वर्क केयरफुली, यानी आप अपना काम सावधानी पूर्वक करें, जो किसी को लग रहा है इंस्ट्रक्शन दे रहा, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस में आते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस में, यानी डू योर वर्क केयरफुली, आप अपना काम ध्यानपूर्वक करें। तो लास्ट में फुल स्टॉप था, उसी से मैं समझ गया कि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। तो राइट आंसर डू योर वर्क केयरफुली। अब आप कहेंगे सर वाज क्यों नहीं होगा, तो आप लैंग्वेज से बना लीजिए सवाल, ये वाज देंगे तब, वाज यदि आप यहां देंगे तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, तब शुरू में हेल्पिंग वर्ब होता, और हैव भी होता तो ये हेल्पिंग वर्ब होता, लेकिन ये यहाँ पे डू हेल्पिंग वर्ब का काम ही नहीं कर रहा है, ये तो मेन वर्ब का काम कर रहा है। डू योर वर्क यानी आप अपना काम कीजिए, तो डू तो यहाँ पर एक्शंस का बोध करा रहा है कि डू योर वर्क, आप अपना काम करें, तो ये तो मेन वर्ब का काम कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे ये कौन सा सेंटेंस बनेगा, इंपरेटिव सेंटेंस। फुल स्टॉप से मैंने समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी सही स्पेलिंग को चुनना, सही स्पेलिंग को चुनना। तो सर्कमस्टांस, सर्कमस्टांस, ये देखिए सर्कमस्टांस का जो करेक्ट स्पेलिंग होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, सर्कमस्टांस, ये। और सर्कमस्टांस का हिंदी क्या होता है, परिस्थिति। और ये किसको बताता है, तो ये नाउन है, ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है, नाउन। अब देखिए कई बार स्टूडेंट्स को ऐसा प्रॉब्लम मैंने देखा है कि नाउन की पहचान नहीं आता है कुछ लोगों को, कि नाउन कैसे पहचानते हैं, शब्दों को देखकर। आइए सीखते हैं नाउन का पहचान सफिक्स रूल से। सफिक्स का हिंदी क्या होता है, प्रत्यय। अब प्रत्यय क्या कहलाता है, जो शब्दों के अंत में आते हैं, जो वर्ड्स के अंत में आते हैं, एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करके जो शब्द बनते हैं उसी को सफिक्स कहते हैं। जैसे देखिए जिस वर्ड के अंत में ESS लिखा हो वो नाउन है, जैसे आप कह सकते हैं काइंडनेस, तो ये नाउन है। और जिसमें ER लगा हो वो भी नाउन है, जिसके अंत में OR लगा हो वो भी नाउन है, जिसके अंत में सिप आ जाए सफिक्स के रूप में वो भी नाउन है, जिसके अंत में DOM डम आ जाए जैसे फ्रीडम वो भी नाउन है, जिसके अंत में TY आ जाए जैसे एबिलिटी, सेफ्टी वो भी नाउन है, जिसके अंत में आपका इस तरह से बहुत सारे सफिक्स रूल होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप पहचान सकते हैं कौन सा वर्ड नाउन है या नहीं है, ठीक है। जैसे ER आता है बहुत सारे शब्दों के अंत में, OR आता है, सिप आता है फ्रेंडशिप, एक्टर में OR आता है लास्ट में, राइटर में ER आता है। तो यहां पे भी देखिए फ्रीडम, यहां देखिए TY भी बहुत सारे शब्दों में आता है। तो इस तरह से आप नाउन की पहचान कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है पिछले कुछ क्वेश्चंस में मैंने ऐसा देखा है, एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच, और वहां पे दे देगा, अंडरलाइन कर देगा किसी एक शब्द को सेंटेंस में और कहेगा, वहां सवाल बनाता है कि आइडेंटिफाई द एडवर्ब, आइडेंटिफाई एन एडवर्ब, यानी एडवर्ब को पहचानिए। एक पूरा सेंटेंस दे देगा और उसमें कहेगा एडवर्ब पहचानिए। जैसे सपोज मानिए एक क्वेश्चन देगा आपको कि आई हैव ए रेड शर्ट, और यहां आई को ऑप्शन ए बनाएगा, हैव को ऑप्शन बी बनाएगा,
रेड को ऑप्शन सी बनाएगा और शर्ट को ऑप्शन डी बनाएगा। और क्वेश्चंस के नीचे लिख के देगा आपको, क्वेश्चंस के नीचे लिख के देगा आइडेंटिफाई एन एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव पहचानिए इन चारों ऑप्शंस में कौन है। तो चारों ऑप्शंस में जो एडजेक्टिव होगा वो क्या हो जाएगा आपका रेड, जो क्या कर रहा है उस शर्ट की विशेषता को बता रहा है कि मेरे पास एक रेड शर्ट है, तो रेड यहाँ एडजेक्टिव होगा। इसी तरह से आपको नाउन का क्वेश्चन, प्रोनाउन का क्वेश्चन और एडवर्ब का भी क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी सही स्पेलिंग चुनना है। तो ग्रुप्स का करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दे वेयर डैश ए नॉइज। तो देखिए वाज वेयर भी अपने साथ कौन सा वर्ब लेता है? वर्ब फोर। तो राइट आंसर इज मेकिंग ए नॉइज, यानी वे लोग शोरगुल कर रहे थे। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी सही स्पेलिंग चुनना। तो आप मुझे बताइए, इसमें पेंटर दे रखा है, तो पेंटर का जो करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? PAINTR। पेंटर मतलब वही होता है जो पेंट करता है, उन्हें आप पेंटर्स कहते हैं। तो पेंटर का सही स्पेलिंग ऑप्शन नंबर सी होगा। इट हैज जस्ट 10। अब यहां देखिए स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक और स्ट्राइकिंग, यानी ये वर्ब फॉर्म दे रखा। तो आइए जानते हैं क्या होता है स्ट्राइक का वर्ब फॉर्म। स्ट्राइक इज वर्ब 1 एंड स्ट्रक इज वर्ब 2 एंड स्ट्रक इज वर्ब 3 ऑल्सो। तो देखिए वर्ब 2 और वर्ब 3 सेम है, यानी आप यहां देख पा रहे हैं यहां जो एक हेल्पिंग वर्ब दिया है हैज, और आप यहां पे देखिए हैज हैव अपने साथ कौन सा वर्ब लेगा? तो हैज या हैव अपने साथ हमेशा क्या लेता है? हैज या हैव अपने साथ क्या लेता है? हैज या हैव अपने साथ क्या लेता है? वर्ब 3। तो क्वेश्चंस में आपका जो हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है वो क्या है? हैज है। तो हैज अपने साथ देख सकते हैं, हैज अपने साथ कौन सा वर्ब लिया? वर्ब 3। तो यहाँ पे स्ट्राइक का वर्ब 3 कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। तो यहां देख सकते हैं स्ट्रक क्या है आपका? वर्ब 3। तो हैज के बाद वर्ब 3 आएगा, इसीलिए इट हैज जस्ट स्ट्रक 10। इसका हिंदी हुआ इट हैज जस्ट स्ट्रक 10, यानी 10 बजा है, अभी 10 बजा है। ठीक है, ये क्लॉक से रिलेटेड सेंटेंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 25। दे वेयर नॉट डैश एप्पल्स ऑन द टेबल, लेसर, मच, मैनी, सम। अब इसको अच्छी तरह से समझते हैं। इसमें आप लैंग्वेज से करेंगे थोड़ा बहुत आपको इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा। देखिए कैसा सवाल है। लेसर का मतलब क्या होता है? कम, कम की बात करता है लेश, उसी में ER लगा दिया। मच मतलब अधिक, और इसका यूज कहां होता है? अनकाउंटेबल नाउन में। मैनी मतलब भी अधिक या बहुत, अधिक या ज्यादा, इसका यूज कहां होता है? काउंटेबल नाउन में। और सम का मतलब कुछ कम या थोड़ा, कुछ कम या थोड़ा, इसका यूज कहां करते हैं? इसका यूज दोनों में करते हैं, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, दोनों में किया जाता है। तो आइए देखते हैं करेक्ट क्या ले रहा है। तो इस क्वेश्चंस में एक नोटिसेबल पॉइंट क्या है? एप्पल्स। एप्पल्स यहाँ पे एक नाउन है। कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन अपने साथ कौन सा वर्ब लेगा? प्लूरल नाउन अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगा, ये तो आपको पता ही है, जो कि दिया भी है। तो भाई जब नाउन प्लूरल है तो प्लूरल नाउन जो अपने साथ नाउन लेगा वो कौन सा नाउन लेगा? काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन? तो भाई सेब को तो गिन सकते हैं ना, और सेब को गिन सकते हैं तो ये काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन है तो ये काउंटेबल नाउन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी देयर वेयर नॉट मैनी एप्पल्स ऑन द टेबल, यानी बहुत सारे एप्पल टेबल पर नहीं थे। अब आप कहेंगे सर ऑप्शन डी भी ठीक लग रहा है कि कुछ एप्पल्स टेबल पर नहीं थे, क्योंकि ये काउंटेबल नाउन यानी एप्पल्स को गिन सकते हैं, और काउंटेबल नाउन के सेंस में यहाँ सम भी ठीक लग रहा है। लेकिन सम के बारे में एक और इंफॉर्मेशन जान लीजिए। सम जो लगता है वो कह सकते हैं आप एफर्मेटिव सेंटेंस के साथ लगता है। सम निगेटिव सेंटेंस में यूज नहीं होता है। सम का यूज कहां होता है? एफर्मेटिव सेंटेंस में। सम का यूज कहां करते हैं? सम का यूज जो हम लोग करते हैं वो एफर्मेटिव सेंटेंस में। सम का यूज निगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। सम का यूज निगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। और यहां पे जो आप
क्वेश्चंस देख पा रहे हैं वो वेयर नॉट है, इसका मतलब ये निगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए हम लोग इसमें सम का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड इज, यानी एक बच्चा जिसके माता पिता मर गए हों उन्हें आप क्या कहते हैं, या मर जाते हैं उसे आप क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्फन कहते हैं। ऑर्फन का मतलब क्या होता है, अनाथ। ऑर्फन का मतलब क्या होता है, अनाथ। लॉनली मतलब क्या होता है, अकेला। सिंगल मतलब भी अकेला और एलोन मतलब भी अकेला, ठीक है, एलोन का मतलब भी अकेला। तो राइट आंसर ऑर्फन यानी अनाथ कहते हैं, जिस ऐसे बच्चे जिनके माता पिता मर जाते हैं उसे आप ऑर्फन अनाथ कहते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, आई एम डैश इंग्लिश लर्निंग, लर्न, लर्नड या लर्नड। ये देखिए आप क्वेश्चन इजाड़म है, इजाड़म अपने साथ कौन सा वर्ब लेगा, वर्ब फोर। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 28, द रूम विल बी क्लीन्ड बाय रामू। अब यहां देखिए विल भी है, वर्ब 3 भी है और बाय प्लस ऑब्जेक्ट दे रखा है, इसका मतलब क्वेश्चन पेसिव वॉइस में। तो वॉइस के क्वेश्चंस का सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है उसे समझते हैं। वॉइस के क्वेश्चंस का सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है कि आप क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को देखिए क्या कह रहा, यानी वॉइस के क्वेश्चंस में आप जो बहुत इंस्टेंटली यदि क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं वॉइस का, तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से सॉल्व कीजिए। एक्टिव पेसिव वॉइस तो क्या है इसका, हेल्पिंग वर्ब विल। तो विल किस में चेंज होता है, विल बी में। तो भाई विल बी चेंज होता है, तो जैसा कि यहां देखिए एक तरफ मैंने लिखा एक्टिव वॉइस, दूसरी तरफ पेसिव वॉइस। तो एक होता है शैल या विल, ये एक्टिव से पेसिव वॉइस में क्या होते हैं, सेम होते हैं, और इनके साथ क्या लगता है, बी लगता है, ठीक है, इनके साथ बी लगता है। तो यहां पर देखिए विल बी है, यानी सेम मॉडल वर्ब के बाद भी है, तो भाई यहां क्या हो जाएगा, केवल एक्टिव वॉइस में इस क्वेश्चन में केवल क्या हो जाएगा, विल बी का विल हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शंस में विल है, ऑप्शन नंबर सी में विल है, रामू विल क्लीन द रूम, यानी रामू रूम क्लीन करेगा। इसका पेसिव फॉर्म क्या होगा, द रूम विल बी क्लीन्ड बाय रामू, यानी रूम जो है वो रामू के द्वारा क्लीन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, राधा सिंह से सॉन्ग। अब इस सवाल में करना क्या है, तो जैसा कि मैं सभी में बाय ऑप्शंस देख पा रहा हूं, वर्ब 3 भी देख पा रहा हूं, इसका मतलब वर्ब 3 बाय प्लस ऑब्जेक्ट दिया हुआ, क्या दिया हुआ है सब में, वर्ब 3 बाय प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये पेसिव वॉइस में क्वेश्चंस को कह रहा है चेंज करने। कई बार आपको ये लिख के नहीं देता है क्वेश्चंस के नीचे कि ये किस टॉपिक से सवाल है, आप ऑप्शन से देखकर समझ सकते हैं कि ये कौन से टॉपिक का सवाल है। तो मैंने जैसे ही देखा वर्ब 3 बाय प्लस ऑब्जेक्ट सब में, इसका मतलब ये एक्टिव से पेसिव में चेंज करना। तो राधा सिंह से सॉन्ग, तो इसका देखिए वर्ब कौन सा, मैंने क्या कहा, वॉइस के क्वेश्चंस को वर्ब से सॉल्व कीजिए। तो वर्ब 5 है, और वर्ब 5 किस में चेंज होता है, इजाड़म में। तो देखते हैं इजाड़म किस में, ऑप्शन नंबर बी में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द फार्मर डैश द फील्ड, प्लोइंग, प्लो, प्लोज और विल प्लोइंग। देखिए फार्मर यहां कौन सा नाउन है, तो फार्मर यहां सिंगुलर नाउन है, एक ही किसान की बात हो रही है। तो सिंगुलर नाउन कौन सा वर्ब लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। तो बताइए इसमें सिंगुलर वर्ब कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, सिंगुलर वर्ब है। वर्ब 5 को कौन सा वर्ब कहते हैं, सिंगुलर वर्ब। और ये जो आप देख रहे हैं वर्ब 1, इसे कौन सा वर्ब कहते हैं, प्लूरल। तो फार्मर प्लोज द फील्ड, यानी किसान खेत जोतते हैं, यानी किसान खेत जोतता है, यानी यहां कह सकते हैं किसान एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए वर्ब भी क्या लिया, ऑप्शन नंबर सी, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेता है और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लेता है। जैसे आप बोलते हैं दे आर फ्रेंड्स, तो दे वहां प्लूरल प्रोनाउन है, इसलिए आप उसमें हेल्पिंग वर्ब भी क्या लगा रहे हैं, प्लूरल आर, दे आर फ्रेंड, दे भी प्लूरल और आर भी प्लूरल, यानी प्रोनाउन प्लूरल होगा तो आपका, यानी नॉन या प्रोनाउन प्लूरल होगा तो आपका वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल। आप बोलते हैं ही इज ए गुड बॉय, अब ही सिंगुलर है, ही का मतलब वह एक, तो इज भी उसमें जो लगा रहे हैं, इज भी क्या कहला रहा है आपका, सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, यू डैश कम टू स्कूल इन टाइम। अब शुड, कांट, मस्ट नॉट और कुड नॉट। तो इस सवाल को बाय ऑप्शंस करते हैं सॉल्व।
शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए। तो यू शुड कम टू स्कूल इन टाइम, यानी आपको समय पर स्कूल आना चाहिए, यानी एक जनरल एडवाइस दे रहा। तो सलाह देने में हम लोग किसका यूज करते हैं? शुड का। ये एक मॉडल वर्ब के टॉपिक से ये क्वेश्चंस है। आप कहेंगे कैंट क्यों नहीं होगा? आप लैंग्वेज से बना के देख लीजिए। कैंट मतलब कांट मत, मस्ट नॉट क्यों नहीं आएगा? कांट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप इसको रख के चेक करिए हिंदी, ये आपका करेक्ट हिंदी नहीं लेगा। कुड नॉट भी नहीं लेगा करेक्ट हिंदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, ही इज प्लेइंग टेनिस सेड श्रीता। अब इस क्वेश्चंस में देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चंस। तो कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी जैसा कि मैं क्वेश्चन देख पा रहा हूं डबल इन्वर्टेड कॉमा दे रखा है, इसका मतलब ये नरेशन का सवाल है और क्वेश्चन है डायरेक्ट स्पीच में, और इसे चेंज किस में करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में। तो कैसे चेंज होगा? तो यहां देखिए रीता सेड, ये जो आप देख पा रहे हैं इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। सेड को यहाँ क्या कहा गया है? रिपोर्टिंग वर्ब। और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो वाक्य है इसे क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच, आरएस। तो इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चंस क्या कह रहा है समझते हैं। रीता सेड, देखिए रीता सेड इसमें है, ऑप्शन डी में नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब से शुरू होता है सेंटेंस, सब्जेक्ट के बाद रिपोर्टिंग वर्ब, यानी ये क्वेश्चन जो है ना रिपोर्टिंग वर्ब बाद में दिया है। कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब लास्ट में दे देता है, तो आप इसे शुरू में लिखिए रिपोर्टिंग वर्ब और सब्जेक्ट को, तब सेंटेंस शुरू कीजिए। तो रीता सेड दैट, अब यहाँ दैट का यूज किस लिए किया गया? क्योंकि ये दो अलग अलग वाक्य हैं, इसको जोड़ने के लिए हम लोग किसका यूज कर रहे हैं? दैट का। और दैट का हिंदी यहाँ क्या हो रहा है? की। तो रीता ने कहा कि ही वॉज प्लेइंग टेनिस, कि वह टेनिस खेल रही थी। अब यहां देखिए सेंटेंस, हाफ सेंटेंस किसमें है? तो हाफ सेंटेंस वर्ब टू, यहां देखिए सेड कौन सा टेंस है? वर्ब टू पास्ट टेंस। तो सेकेंड हाफ सेंटेंस भी किसमें होगा? पास्ट टेंस, यानी इजारम किस में बदल जाएगा? वॉज बेडम। इजारम किस में बदल जाएगा? वॉज बेडम। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या आ रहा है आपका? ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। देखिए आपका सी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर वर्ब 5 दे रखा और ऑप्शंस में यहाँ इजारम है, तो ये इजारम किस में बदल जाएगा? पास्ट टेंस वाज वेड में, क्योंकि जब हाफ सेंटेंस पास्ट टेंस में तो सेकंड हाफ सेंटेंस में इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाता है? पास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो अभी जो आपने देखा वो जो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच, इसमें मैंने कोई रूल्स नहीं लगाया और डायरेक्टली मैंने उसे लैंग्वेज से बनाया। तो आप भी नरेशंस के क्वेश्चंस को लैंग्वेज से बनाइए कनेक्टर्स की मदद से, और उसमें कुछ रूल्स को याद रखिए जरूर, जैसे इन्वर्टेड कॉमा किस में चेंज होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस का इन्वर्टेड कॉमा इफ में चेंज होता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का इन्वर्टेड कॉमा दैट में चेंज होता है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का भी इन्वर्टेड कॉमा दैट में चेंज होता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कॉमा, इसके पॉइंट्स को याद रखिए। अदरवाइज बाकी तो आप इसे लैंग्वेज से भी इजिली कर सकते हैं। बहुत ज्यादा रूल्स मत पढ़िए, क्योंकि रूल्स पढ़ने के बाद वो बहुत ज्यादा दिमाग में नहीं रह पाता है। तो कोशिश कीजिए इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस को मोस्टली क्वेश्चंस में आप लैंग्वेज का यूज कीजिए। यदि लैंग्वेज से नहीं बनता है सवाल, तब आप उसमें किसका यूज करते हैं? रूल्स या स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। ही शोड ग्रेट डैश, उसने दिखाया बहुत, उसने दिखाया बहुत, क्या दिखाया? तो पैसेंस। अब देखिए पैसेंस की बात कर रहा है, धैर्य, तो धैर्य का करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उसने बहुत पैसेंस दिखाया। पैसेंस का मतलब धैर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आई डू नॉट। अब आपको भी पता है डू डज अपने बाद क्या लेता है? देखिए डू डज और डिड, डू डज और डिड अपने बाद क्या लेता है? हमेशा वर्ब वन लेता है। तो मुझे बताइए इस क्वेश्चंस में क्या है? डू है और नॉट भी है, तो अपने बाद क्या लेगा? वर्ब वन। तो यहां देखते हैं जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो क्या होगा? आई डू नॉट डैश रीता एनीमोर, यानी आई डू नॉट सी रीता एनीमोर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी, मैं रीता को है ना नहीं देखता हूं, ऐसा कहा जा रहा है एनीमोर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मीरा डैश ऑफ द लाइट एंड वेंट टू स्लीप। अब इस क्वेश्चन में एक नोटिसेबल पॉइंट है, वेंट, और वेंट कौन सा वर्ब है? वर्ब टू। इसका मतलब सवाल पास्ट टेंस का है, क्योंकि एंड के बाद आधा सवाल पास्ट टेंस, तो फर्स्ट हाफ सेंटेंस भी किस में होना चाहिए? पास्ट में। इसका मतलब मीरा डैश ऑफ द लाइट, तो यहाँ वर्ब टू खोजना पड़ेगा आपको। तो टर्न्ड यहाँ क्या है स्टूडेंट? वर्ब टू है, यानी ये कौन से टेंस में काउंट करेंगे इसे? पास्ट टेंस। तो जब हाफ सेंटेंस आपका सेकंड हाफ सेंटेंस पास्ट में है, तो फर्स्ट हाफ सेंटेंस भी किस में होना चाहिए? पास्ट में। यानी मीरा टर्न ऑफ द लाइट,
यानी मीरा ने लाइट को ऑफ किया एंड वेंट टू स्लीप, और सोने चली गई। यानी जब फर्स्ट सेंटेंस आपका पास्ट में है तो सेकंड भी पास्ट में होगा, और जब सेकंड पास्ट में है तो फर्स्ट भी क्या होना चाहिए, पास्ट में। इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 36 देखते हैं, आइए। डैश स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास। अब इस क्वेश्चंस में आप ऑप्शंस देखकर कंफ्यूज कर जाएंगे, आपको लगेगा ऑल भी ठीक है, टोटल भी ठीक है, होल भी ठीक है, एंटायर भी ठीक है, क्योंकि ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट भी बोलना सही है, टोटल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट बोलना भी सही है। तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चंस को। ऑल का मतलब क्या होता है, सभी, टोटल मतलब सभी, लेकिन टोटल का यूज कहाँ होता है ये समझ लेते हैं। ये जो टोटल आप देख पा रहे हैं इसका यूज कहाँ होता है, तो इसका यूज होता है जब नंबर दिया हो, जब नंबर दिया हो, ठीक है, नंबर गिवन हो। जैसे आप बोलते हैं द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 100, तो वहां पे टोटल का यूज आप तब करते हैं जब उसमें नंबर यानी संख्या दिया हो। तो क्या इस क्वेश्चन में संख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। आइए ऑप्शन सी और डी चेक करते हैं। तो होल मतलब संपूर्ण या पूरा, होल और एंटायर दोनों सेम मीनिंग लेगा, होल मतलब भी पूरा और एंटायर मतलब भी पूरा, होल मतलब भी पूरा या संपूर्ण और एंटायर मतलब भी पूरा। लेकिन होल और एंटायर ये दो ऐसे टर्म्स हैं जिनके पहले हमेशा कौन सा आर्टिकल आता है, द एंटायर और द होल। यदि आप इसे सब्जेक्ट में लिख रहे हैं तो शुरुआत में क्या आना चाहिए, होल और एंटायर से पहले द, जो कि ऑप्शन क्वेश्चन में है ही नहीं द, इसलिए ऑप्शन सी और डी भी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या बन रहा है, ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, यानी सभी स्टूडेंट्स क्लास में प्रेजेंट हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये मैंने हर एक ऑप्शंस का देखिए एक बेहतर रीजन जो हो सकता है वो मैंने आपको बताया। आइए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, केके दारूवाला इज ए रेसिपिएंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड इन डैश, यानी केके दारूवाला ने साहित्य अकेडमी अवार्ड किस ईयर में रिसीव किया, यानी प्राप्त करता। तो वो 1984 में साहित्य अकेडमी अवार्ड को, केके दारूवाला ने 1984 में साहित्य अकेडमी अवार्ड को रिसीव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। दैट दो लव्स मी एज दो सिस्ट इज फ्रॉम, यानी ये एक पोयम का लाइन है। अब ये लाइंस किस पोयम का है ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें एक्स्ट्रा ई आ रहा है, तो जो एक्स्ट्रा ई आता है वर्ड, ये कौन से इंग्लिश का वर्ड है, तो ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है। और ओल्ड इंग्लिश के मैक्सिमम्स, ओल्ड इंग्लिश में जितने भी वर्ड आए हैं, जितने भी ओल्ड इंग्लिश के वर्ड आए हैं वो केवल एक पोयम में ज्यादातर आए हैं, स्वीटिश लव आई डू नॉट गो, यानी ओल्ड इंग्लिश का ये वर्ड है जिसमें एक्स्ट्रा ई देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 की बात कर लेते हैं। सेबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन डैश, सेबी इंटरेस्टेड था किस चीज में, तो सेबी किस चीज में इंटरेस्टेड था, गॉड्स फल में। सेबी किस में इंटरेस्टेड था, गॉड्स फल में। नर्सेस, यहां देखिए टू लिखा हुआ है, नर्सेस टू द ग्रेव आर गॉन, ये किस कविता का लाइन है, तो ये नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट का लाइन है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। डेविड कॉपरफील्ड वाज रिटन बाय, डेविड कॉपरफील्ड किसके द्वारा लिखा गया, तो ये देखिए लिखा गया है चार्ल्स डिकेंस के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया डेविड कॉपरफील्ड, चार्ल्स डिकेंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 की बात कर लेते हैं। इंग्लिश डेवलप्ड इनटू ए सिंगल स्टैंडर्ड, इंग्लिश जो डेवलप किया वो कब किया, क्वींस इंग्लिश, क्वींस इंग्लिश में जो है सिंगल इंग्लिश जो है वो डेवलप्ड किया था, ये सेंस है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, द प्रोज पीस इज ए स्पीच डिलीवर बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कौन सा स्पीच दिया है, तो उन्होंने आई हैव ए ड्रीम, ये एक स्पीच था, ठीक है। आई हैव ए ड्रीम के जो मतलब मार्टिन लूथर किंग ने क्या दिया, एक स्पीच दिया। तो यही सवाल है कि डैश इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग, मतलब मार्टिन लूथर किंग ने कौन सा स्पीच दिया, तो इन्होंने आई हैव ए ड्रीम एक स्पीच दिया, भाषण दिया। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड आल्सो सर्व एज द गवर्नर ऑफ डैश, देखिए गवर्नर का मतलब क्या होता है, राज्यपाल, गवर्नर का मतलब क्या होता है, राज्यपाल। डॉक्टर जाकिर हुसैन सेवा कर चुके थे किस रूप में, डैश के राज्यपाल के रूप में, यानी कहाँ के राज्यपाल के रूप में सेवा कर चुके थे,
ये बिहार के गवर्नर के रूप में भी काम कर चुके थे और साथ ही साथ ये प्रेसिडेंट भी। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। द गीतांजलि वाज रिटन, गीतांजलि किसके द्वारा लिखा गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि किसके द्वारा लिखा गया? रविंद्रनाथ टैगोर। ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, लैंगलैंड इज द राइटर ऑफ डैश इंग्लिश लिटरेचर, यानी विलियम लैंगलैंड किस इंग्लिश काल के राइटर हैं? तो ये मिडिल इंग्लिश काल के राइटर हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जेफरी चौसर और विलियम लैंगलैंड ये दोनों मिडिल इंग्लिश के राइटर हैं और जेफरी चौसर्स को फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा जाता है और जेफरी चौसर्स को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। तो जेफरी चौसर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन थे, याद रखिए। इनसे प्रीवियस ईयर में कई बार सवाल आए हैं कि जेफरी चौसर्स कौन थे? तो फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री एंड फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, जेफरी चौसर। तो विलियम लैंगलैंड और जेफरी चौसर ये दोनों किस इंग्लिश के राइटर थे? तो मिडिल इंग्लिश के राइटर थे। वॉइस ऑफ ह्यूमन राइज्ड इन वार्निंग कैन नॉट बी हियर्ड, तो इसका देखिए राइट आंसर होगा ओवर द हमिंग एंड थ्रोमिंग ऑफ आवर मशीन, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये ए चाइल्ड इज बॉर्न का क्वेश्चन है। ठीक है, W.H. Auden won the डैश प्राइज इन 1948, W.H. Auden ने कौन सा प्राइज 1948 में जीता था? तो W.H. Auden जो थे वो पुलित्जर प्राइज जीते थे। 1948 में उन्होंने कौन सा प्राइज जीता था? पुलित्जर प्राइज। द एंग्लो सेक्शंस वेयर डैश पीपल, एंग्लो सेक्शंस कैसे लोग थे? तो ये एक जर्मेनिक पीपल्स थे। ये सभी क्या थे? एंग्लो सैक्सन्स और जूट, इन तीनों ने मिलाकर एक ग्रुप बनाया जिसका क्या नाम रखा? एंग्लो सैक्सन्स। एंजल्स, सैक्सन्स और जूट्स, इन तीनों ने मिलाकर के एक ग्रुप बनाया जिसका क्या नाम रखा? एंग्लो सैक्सन्स। और ये कहाँ के थे? तो ये एक जर्मेनिक पीपल थे। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, फोर्स इज डिजाइन टू एक्साइट डैश, तो इसका करेक्ट आंसर सॉरो होगा। ये इंग्लिश लिटरेचर्स के टर्म्स हैं जो आप देख पा रहे हैं, फोर्स डिजाइन टू एक्साइट सॉरो, ये लिटरेरी टर्म्स हैं जिसके थ्रू इस सवाल के आंसर्स को आप करेक्टली बना सकते हैं। ऑल दैट द जॉनसन हैड वाज द डॉस, यानी जॉनसन्स के पास क्या थी अपनी? तो जॉनसन्स के क्या थे? अर्थ थे, मतलब जॉनसन्स का क्या था? अर्थ था, यानी उसकी जमीन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक डैश, गांधी जी की जो मृत्यु हुई वो कब हुई थी? यानी उनके जो फैनेटिक्स थे उनके हैंड्स के थ्रू, यानी उनके जो फैनेटिक्स थे, कट्टर थे, किसके थ्रू, यानी कि किस डेट में उनकी मृत्यु हुई थी? ये सवाल के ऑप्शंस में पूछ रहा है कि गांधी जी कब मरे। तो गांधी जी का जो डेथ हुआ वो 13 जनवरी 1948 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वेस्टलैंड वॉज रिटन बाय, वेस्टलैंड को किसने लिखा? तो वेस्टलैंड को लिखने वाले थे T.S. एलियट, जिसका पूरा नाम है थॉमस एस्टेडन एलियट। ठीक है, थॉमस एस्टेडन एलियट जो हैं वो मैकावेटी द मिस्ट्री कैट के क्या हैं? आपके पोएट थे, जिन्होंने क्या लिखा? थॉमस एस्टेडन एलियट यानी T.S. एलियट ने द वेस्टलैंड को लिखा है। समर इन कोलकाता ये किसके द्वारा लिखा गया पोयम है? तो समर इन कोलकाता को किसने लिखा? कमला दास। और कमला दास ने 2-3 और कविताएं लिखी, याद रखिए, जैसे यस अल्लाह, द डिसिडेंट्स, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर्स, और एक समर इन कोलकाता और एक सायरन। ये सभी कविताएं किसके द्वारा लिखा गया है? कमला दास। जो कौन से मतलब पोएट्री की कह सकते हैं पोएट हैं? तो कमला दास जो हैं वो माय ग्रैंडमदर हाउस की क्या है? पोएट हैं। तो इन्होंने समर इन कोलकाता को भी लिखा है और सायरन, यस अल्लाह, द डिसिडेंट्स एंड द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स। तो इन सभी के जो कह सकते हैं पोएट है वो कौन है? कमला दास, याद रखिए। एंड द नाइटिंगेल इज डम एंड डैश द विल नॉट कम, यहां देखिए सी छूट गया, सी दे दीजिए। तो कह रहा है एंड बुलबुल, यह देखिए नाइटिंगेल का मतलब बुलबुल, बुलबुल पक्षी चुप है, और डैश विल नॉट कम, कौन नहीं आएंगे? तो एंजल विल नॉट कम, एंजल्स नहीं आएंगे। ये पोयम का एक लाइन था जिसे आपको पूरा करना था। ठीक है, तो यहां पे केवल एक मिसिंग वर्ड क्या था आपका? एंजल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट, यानी लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट कौन थी? तो
तो भाई ये जो है एक कौन थी, एन ओल्ड लेडी कि एन ए ब्यूटीफुल लेडी की एन अगली लेडी की ए मैड लेडी। तो ये एक ब्यूटीफुल लेडी के बारे में कहा गया। कौन सी बात, द लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट, यानी उसके हर्ट और स्टेप्स की जो बात की गई है किसके बारे में, ए ब्यूटीफुल लेडी, जो किस चैप्टर से रिलेटेड है, एन एपिथाप से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57 कहता है द टेमिंग ऑफ डैश एनिमल मेड लाइफ मच प्लेजेंट, यानी डैश का पालतू बनाना। देखिए यहाँ टेमिंग का मतलब क्या होता है, टेमिंग का सेंस यहाँ है पालतू बनाने से। तो डैश द टेमिंग ऑफ डैश एनिमल्स, तो यहाँ देखिए ऑप्शन से आप इस क्वेश्चन को करिए, ज्यादा आसानी से समझ आएगा। वाइल्ड एनिमल को आप पालतू नहीं बना सकते हैं, वोराशियस भी नहीं होगा, वीक एनिमल्स को आप पालतू बनाएंगे, डोमेस्टिक घरेलू जानवर को पालतू बनाना क्या है, मेड लाइफ मच प्लेजेंट, यानी घरेलू जानवर को पालतू बनाने से क्या हुआ, बहुत ज्यादा क्या मिला यहाँ पर, लाइफ जो है बहुत ज्यादा प्लेजेंट बन गया, ये सेंस है, मतलब बहुत ज्यादा आनंददायक या काफी सुविधाजनक जो है आपका जीवन बन गया घरेलू जानवर को पालतू बनाने से। डोमेस्टिक एनिमल होगा इसका मतलब घरेलू जानवर। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन, Was it cowardice, क्या यह मेरी कैड थी, that I dare not kill him, यहां नॉट होगा। Was it cowardice, क्या यह मेरी कैडता थी, that I dare not kill him, कि मैंने उसे मारने की हिम्मत नहीं किया। ये लाइन किस चैप्टर का है, तो ये स्नेक पोयम का लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ए मैरिज प्रपोजल वाज रिटन बाय, ए मैरिज प्रपोजल के राइटर्स का क्या नाम है, ए मैरिज प्रपोजल के राइटर का नाम है एंटन चेखव, ठीक है। ए मैरिज प्रपोजल्स के राइटर का क्या नाम है, एंटन चेखव। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व इज नॉट टू बी, यहां देखिए बिटेड की जगह क्या हो जाएगा, बिटन, बिटेड की जगह यहां क्या हो जाएगा, बिटन इन दी वर्ल्ड्स, मतलब मुझे विश्वास है कि जो सभ्यता है भारत की, जो सभ्यता है इंडिया हैज इवॉल्व, भारत ने उसमें विकसित किया है, इज नॉट टू बी बिटन इन दिस वर्ल्ड, यानी भारत की सभ्यता को पूरी इस दुनिया में बिटन नहीं किया जा सकता है, मतलब हराया नहीं जा सकता। यानी मुझे विश्वास है कि भारत की सभ्यता ऐसी है जो विकसित किया है और इसे पूरी दुनिया में हराया नहीं जा सकता है। तो ये लाइन किस चैप्टर का होगा, तो ये लाइंस जो होगा वो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का होगा, और ये लाइंस किसने कहा था, तो महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है। तो आपके ये 60 क्वेश्चंस करेक्ट, मतलब बहुत ही कह सकते हैं बेस्ट अप्रोच के साथ, और एक कह सकते हैं इजी फॉर्म, जो सबसे बेस्ट इजी फॉर्म हो सकता था उसके थ्रू मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस है आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच प्लेजेंट, यानी घरेलू जानवर को पालतू बनाने से क्या हुआ, बहुत ज्यादा क्या मिला यहाँ पर, लाइफ जो है बहुत ज्यादा प्लेजेंट बन गया, ये सेंस है, मतलब बहुत ज्यादा आनंददायक या काफी सुविधाजनक जो है आपका जीवन बन गया घरेलू जानवर को पालतू बनाने से। डोमेस्टिक एनिमल होगा इसका मतलब घरेलू जानवर। ये देखिए 58 नंबर क्वेश्चन, वाज इट कवर्डाइज, क्या यह मेरी कैड थी, दैट आई डेयर नॉट किल हिम, यहां नॉट होगा। Was it cowardice, क्या यह मेरी कायरता थी, that I dare not kill him, कि मैंने उसे मारने की हिम्मत नहीं किया। ये लाइन किस चैप्टर का है, तो ये स्नेक पोयम का लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ए मैरिज प्रपोजल वाज रिटन बाय, ए मैरिज प्रपोजल के राइटर्स का क्या नाम है, ए मैरिज प्रपोजल के राइटर का नाम है एंटन चेखव, ठीक है। ए मैरिज प्रपोजल्स के राइटर का क्या नाम है, एंटन चेखव। And this is the last question, question number 60. I believe that the civilization India has evolved is not to be, यहाँ देखिए बिटेड की जगह क्या हो जाएगा, बिटन, बिटेड की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, बिटन इन दी वर्ल्ड्स, मतलब मुझे विश्वास है कि जो सभ्यता है भारत की, जो सभ्यता है इंडिया हैज इवॉल्व, भारत ने उसमें विकसित किया है, इज नॉट टू बी बिटन इन दिस वर्ल्ड, यानी भारत की सभ्यता को पूरी इस दुनिया में बिटन नहीं किया जा सकता है, मतलब हराया नहीं जा सकता। यानी मुझे विश्वास है कि भारत की सभ्यता ऐसी है जो विकसित किया है और इसे पूरी दुनिया में हराया नहीं जा सकता है। तो ये लाइन किस चैप्टर का होगा, तो ये लाइंस जो होगा वो इंडियन सिविलाइजेशन एंड
कल्चर का होगा। और ये लाइंस किसने कहा था? तो महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया। तो आपके ये 60 क्वेश्चंस करेक्ट, मतलब बहुत ही कह सकते हैं बेस्ट अप्रोच के साथ, और एक कह सकते हैं इजी फॉर्म, जो सबसे बेस्ट इजी फॉर्म हो सकता था, उसके थ्रू मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस है आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।